हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 10। तो यूनिट 8 तक मैंने करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लेना और अपने सभी यूनिट्स को खत्म कर लेना। तो आपका एग्जाम आई थिंक 17 दिसंबर को है। अभी मेरे को किसी का कमेंट आया था तो उसने बोला था कि 17 दिसंबर को एग्जाम है, तो टेंशन नहीं लेने का। आपका ये एग्जाम एग्जाम सॉरी, आपके ये सभी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 10 तारीख से पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। 14 ही यूनिट है शायद इसके अंदर। तो 4 यूनिट और बचा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 तारीख से पहले मैं करा दूंगी। 17 दिन तक बैठ के रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 10 को। जिया उल बरानी, अब ये कौन थे, क्या थे, इनका क्या आइडिया है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर क्या किया है जी? पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रानी जी को। क्या थे, इनके लाइफ में किस किस का इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो ये बुक में टपक गए, किनके पॉलिटिकल आइडियाज कौन से थे। अगर इनका कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं होता तो काहे हमारी पॉलिटिकल की बुक में आते हैं, है ना। इनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में जानेंगे। देन इनका नोबिलिटी को लेकर क्या आइडिया था, ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या आइडिया था, आर्मी को लेकर क्या आइडिया था कि आर्मी कैसी होनी चाहिए, कैसे आर्मी को सिलेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, और काहे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो 3 4 टॉपिक है, मस्त है, चैप्टर बहुत बढ़िया है। कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। एक इंसान तुम्हारे सामने आएगा, उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, उसके काम देखा जाएगा कि भाई इसने ये करा है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा ना भाई बताओ आपने अपनी जिंदगी में क्या करा है, इस तरीके से रानी जी बताएगा देखो मैंने ये सब किया हुआ है। देन उसके बाद ये अपनी थ्योरी देगा। उसके बाद 2 3 चीजें बात करेगा कि ब्यूरोक्रेसी कैसा होना चाहिए, आर्मी कैसा होना चाहिए, नोबल्टी कैसा होना चाहिए, और खत्म। इसको बाद में हम क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और खत्म आपका चैप्टर। तो फिर आपको क्या करना है, देवी और सज्जनों, ध्यान से सुनना है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस सुनने का काम है आज आपका। रट्टाफिकेशन या कुछ भी दिमाग लगाने का काम नहीं है। सिर्फ चाप बस मुझे सुनो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हम किसके बारे में करने वाले हैं? रानी जी के बारे में, जिया उल रानी। इनका जो जन्म था 1283 के अंदर हुआ था, और इनका मरण मतलब इनकी डेथ 1359 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब बोलेंगे सन भी याद नहीं, यार सन वन याद मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये काफी फेमस हिस्टोरियंस थे। हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और ये थिंकर थे किसके टाइम पे? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अब आपकी बचपन अच्छा गुजरा होगा तो आपको पता होगा, मिडल इंडिया में हमारी दिल्ली सल्तनत आई थी, है ना। तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यही है, उसी टाइम पे हमारी, इसी को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग डायनेस्टी आती है। ओके, तो ब्रानी जी क्या है, एक फेमस हिस्टोरियन है और काफी बड़े थिंकर है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। मतलब वहां पे इन्होंने अपनी एडवाइस दी थी। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर 8 सुल्तान के रूल के बारे में लिखा है। 8 सुल्तान के बारे में, बलबन से लेके फिरोज शाह तक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के अंदर फिरोज शाह तक इन्होंने उनके बारे में लिखा है। तो मतलब बलबन से लेके तुगलक तक इन्होंने सभी रूलर्स के बारे में लिखा है। इनकी जो राइटिंग है वो हेल्प करती है हमको समझने में कि कैसे जो रूलर है वो गवर्न किया करते थे देश को, और कौन कौन से आइडिया हमारे मिडल इंडिया के रूल को क्या करते हैं, शेप करते हैं। ठीक है जी, मिडल इंडिया आप लोगों ने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आप मेरी तरह बैठे रहो। ठीक है, पढ़ लेना पर अच्छी बात है। मिडल मैंने इतना स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि 12th में यार दिल्ली सल्तनत तो थी ही नहीं। मुगल के बारे में था, विजयनगर एम्पायर था, उसके बाद मिडिवल पे इतना ध्यान मैंने दिया नहीं है, बट दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको भी पढ़ेंगे एक दिन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे का। तो रानी जी ने काम किया एज एडवाइजर तुगलक के काम, मतलब तुगलक जब एक सल्तनत था उस टाइम पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा थे दिल्ली सल्तनत के। तो उनके एज अ एडवाइजर की तरह रानी जी ने काम किया था 17 साल तक। मतलब 17 साल तक इन्होंने अपनी जॉब करी थी, परमानेंट जॉब भी नहीं है बेचारे की। ये क्या थे, ये अपनी एडवाइस देते थे रूलर को कि देखो भाई ये करने का है, वो करने का है, ऐसे करने का है। और कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करते थे कि देखो भाई इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग तुम चलो। ठीक है, शरीयत लॉ को क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, कुछ लोग इनको क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बायस थे, क्योंकि इनका जो व्यू है धर्म को लेकर और हिंदुओं को लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग था। इसलिए काफी लोग इनको स्ट्रिक्ट और बायस बुलाया करते थे। स्पेशली अगर हम इनको कंपेयर करें अबुल फजल से, तो देखा जाए इनको धर्म को लेकर इनका जो व्यू है वो काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। इसलिए बोला जाता है ये ओपन माइंडेड नहीं थे। और इनको क्रिटिसाइज जब किया गया था जब रानी ने अपने आप को इंडियन बोला, ना कि तुर्क। ठीक है,
तो ब्रानी कौन था? ब्रानी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में क्या करता था, ऐसा एडवाइजर की तरह काम करता था। 17 साल तक इसने काम किया। और ये क्या करता था, ये एडवाइस देता था राजा लोगों को कि देखो भाई आपको ऐसा करने का है। और ये बोलता था कि आपको इस्लामिक धर्म को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इस्लामिक लॉज को, सॉरी, इस्लामिक लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग इनको स्ट्रिक्ट और बायस बोलते हैं, क्योंकि जो इनका व्यू था रिलीजियस को लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर हम इनको कंपेयर करें अब्दुल फजल से, तो ये इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। ठीक है। बाद में जो रानी जी है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी को। ठीक है, और सामने ऊपर इनको कंपेयर किया जा रहा है और इनको स्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, तो बाद में बोलते हैं ठीक है भाई, तुम वैसे भी मेरे को बदनाम कर रहे हो, तो ठीक है अपन स्ट्रिक्ट ही होगा। तो बाद में काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगे स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी को। बाद में इनको कोर्ट से कोई भी फेवर नहीं मिला। ठीक है, इनको लगा कि यार मेरे को तो कोई फेवर ही नहीं कर रहा है। एंड 68 की एज में इनको डिसमिस कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है निकलो हमारे राज्य से। तो क्या कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया, किससे? महल से, राज्य से। फिर उसके बाद दिल्ली से बाहर इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, पॉवर्टी के उसमें जिए, गरीबी इनकी जिंदगी, गरीबी से भरी हुई इनकी जिंदगी बीती। इनकी लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन आया कि एक टाइम पे ये एडवाइजर है राजा का, और कुछ टाइम बाद ये क्या हो गए, सीधे गरीब बन गए। ठीक है, भिखारी बन गए सीधे। अब पूरा इनके पास खाने के लिए भी नहीं रहा। अब रानी को इतना अप डाउन होने के बाद भी फिर भी इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो इनके आइडिया है, इनके राइटिंग है, वो दिखाते हैं लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजियस के बारे में, सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो हमारी डायनेस्टी थी वो कैसी लाइफ थी उस टाइम पे, कैसी पॉलिटिक्स थी, और धर्म को लेकर उनकी क्या क्या पॉलिसी थी, उस सब के बारे में क्या रानी जी डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा ब्रानी को लेकर इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते इनकी लाइफ में किस किस का इन्फ्लुएंस था। जैसे बोलते हैं ना यार, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा गंदा प्रभाव पड़ा हुआ है। बोलते हैं ना, अरे यार तू बहुत अच्छा है, तेरे ऊपर जो प्रभाव है ना वो अच्छा पड़ रहा है। तो इनकी लाइफ में किसका प्रभाव था? तो जिया उल बुरहानी काफी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। आपकी तरह नहीं थे, तो वो काफी वेल एजुकेटेड पर्सन थे। उनको अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, और कहीं ना कहीं ये ट्रेन थे इस्लामिक टीचिंग से। इन्होंने हिस्ट्री को भी काफी डीपली में स्टडी करा हुआ था। जो रानी थे वो काफी ज्यादा क्लोज थे निजामुद्दीन औलिया के और पोइट आमिर खुसरो के। ठीक है, इन दोनों लोग के वो क्या थे, काफी ज्यादा सेंट, किसके? सेंट निजामुद्दीन औलिया के और अपोइट अमीर खुसरो के। तो इसलिए इन दोनों इंसान के इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब इनके क्लोज होने की वजह से, इनकी थिंकिंग पे इनका इन्फ्लुएंस था। इन दोनों पर्सन का ब्राह्मणी जी के ऊपर क्या था, इन्फ्लुएंस था। 17 साल तक इन्होंने तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके कोर्ट में काम किया था एज अ एडवाइजर, जहां पे इनको सीखने के लिए मिला कि कैसे राजा रूल करता है और कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, और इनको एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली कैसे जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो सब आते हैं जब भी हम कोई राज्य को चलाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो ब्रानी जी के जो आइडिया है पॉलिटिक्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आ गया था, नहीं। इन्होंने 17 साल तक काम किया था एज अ एडवाइजर, तो वहां पे एक्सपीरियंस से आया था। ठीक है, तो इनकी राइटिंग इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, क्योंकि इनका जो पूरा राइटिंग है वो इनके एक्सपीरियंस को दर्शाता है। इसलिए जो ब्रानी है वो काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है अपने टाइम के। ठीक है, समझ में आया भाई? ओके, आगे चलते हैं। आगे चलो भाई, इनका क्या क्या काम था, बात भी बताओ, है ना? तो इन्होंने 3 चीजें लिखी थी, 3 बुक लिखी थी, बोले तो 3 राइटिंग लिखी थी। पहले फतह ई जहांद्री, क्या? फतवाह आई जहांद्री। इन्होंने ये जो बुक थी ये लिखी थी 1357 के अंदर। इनकी जो ये बुक है ये एडवाइस करती है मुस्लिम किंग्स को कि कैसे उनको इफेक्टिवली रूल करना चाहिए। ये रूलर्स को बोलता है कि देखो भाई, इस्लामिक लॉ को क्या करो, फॉलो करो, इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और फेयर गवर्नमेंट बनेगा। रानी इमेजिनरी करेक्टर को एक, मतलब कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनरी करेक्टर, इमेजिन मतलब इमेजिन करते हैं एक करेक्टर को, उसी से एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और कैसे हमको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, और ये आइडिया इनके खुद के होते हैं। तो मतलब जब भी ये अपनी बुक में एज अ एडवाइस की तरह, सॉरी, एज अ, जब ये एडवाइस कर रहे हैं किसको, किसी भी मुस्लिम किंग को या किसी भी राजा को कि कैसे आपको काम करना चाहिए, तो वहां पे इन्होंने कोई इमेजिनरी करेक्टर डाला हुआ है कि देखो भाई ये राजा है, इसको ये चैलेंज आया अपने राज्य में, जब ये गवर्न कर रहा था इस राजा को ये दिक्कतें आई, इन दिक्कत का इसने ऐसे समाधान निकाला। ठीक है,
होता है ना, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई कॉमिक पढ़ते हैं, तो उसमें किसी को कोई परेशानी आ जाती है, फिर वो उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो ऐसी एग्जांपल देके क्या करता था, अपनी एडवाइस दिया करता था। इनका जो बुक है वो कोटिल्य की अर्थशास्त्र मैकियावेली की द प्रिंस की तरह है, जो फोकस करते हैं आर्ट ऑफ द रूलिंग के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने कभी स्पेसिफिक रूलर को मेंशन नहीं करा है, और ना ही इनकी जो ये बुक थी फतेहा जहांद्री की, इसका कोई इंट्रोडक्शन और ना ही कोई एंडिंग था। ठीक है, तो ये हुई हमारी फतेह जंदरी। आगे चलते हैं, तारिक ई फिरोज शाही। तारिक ई आई फिरोज शाही, ये जो बुक है ये हिस्ट्री बुक है, ये कवर करती है इवेंट्स को, बलबन रूलर से लेके फिरोज शाह तुगलक तक। मतलब बलबन से लेके शाह तुगलक तक कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, मतलब ये पूरी हिस्ट्री की बुक हो गई। तो रानी जी को क्या करते हैं, इस बुक को डेडिकेट करते हैं फिरोज शाह को, कि कैसे उन्होंने क्या करा, एक होप रखी अपने अंदर कि मैं दोबारा से अपनी पावर को गेन करूंगा। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने पूरी बुक लिखी है। ये बुक सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बताती है, अक्सर बात भी करती है कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कैसे इंडिया के अंदर इस्लामिक लॉ को यूज किया गया था। ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस आए थे और कैसे इसको यूज किया जाता था इस्लामिक लॉ को इंडिया के अंदर, तो ये हमको बताती है। निशायत एडवाइस, ब्रानी की जो राइटिंग है वो मोस्टली एडवाइस देती है किसको, रूलर्स को, कि कैसे उनको अपना फेयरली रूल करना चाहिए और जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए। इनकी जो एडवाइस है वो रिफ्लेक्ट करती है इनके पॉलिटिकल आइडियाज को और ऑफर करती है प्रैक्टिकल गाइडेंस। और गाइडेंस कहाँ से आया भाई, कौन बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो एडवाइस जो ब्रानी का वर्क है उसके अंदर हिस्ट्री भी है, रिलीजियस भी है, एडवाइस भी है रूलर के लिए, जो हेल्प करता है हमको समझने में कि दिल्ली सल्तनत कैसे गवर्न किया करते थे। तो ये रहा हमारा इनका काम। समझ में आया या नहीं आया? अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया है। ब्रानी कौन था, क्या उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कौन कौन से अप्स एंड डाउन आए। ठीक है, देन उसके बाद मैंने उनके ऊपर किसका प्रभाव था ये बताया, देन उसके बाद मैंने उनका काम बताया। तीनों में कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का नहीं है, तो आगे बढ़ने का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिया उल रानी की एक थ्योरी है किंगशिप को लेकर। थ्योरी ऑफ किंगशिप यहाँ पे बताते हैं राजा कैसा होना चाहिए। ये एक आइडल सुल्तान की बात करते हैं, आइडल रूलर की बात करते हैं। मतलब बोलते हैं कि देखो भाई ये राजा लोग ना, राजा एकदम परफेक्ट रूलर होना चाहिए। परफेक्ट मतलब हैंडसम नहीं, बोलता है परफेक्ट, जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखे। ठीक है, मतलब वो परफेक्ट होनी चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, दोनों में ही परफेक्ट होना चाहिए। ओके, पॉलिटिकल लाइफ मतलब जो सुल्तान है वो आना चाहिए एक नोबल फैमिली से। ठीक है, वो जस्ट होना चाहिए, मतलब न्याय के होना चाहिए, वाइस होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई भी साजिद वगैरह रचाता है, मतलब कोई भी उसके साथ धोखाधड़ी करता है, तो उसको वो हैंडल कर सके, इसके लिए वो एबल होना चाहिए। और वो एक बैलेंस बना के रखनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, और कभी भी अपनी ड्यूटीज को भूले ना, अपनी हर एक ड्यूटीज को एज अ रूलर की तरह अपनाए, और वो फॉलो करे किसको, इस्लामिक लॉ को। और उसको देखा जाएगा एज अ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अल्लाह का क्या है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। इस धरती पे वो क्यों आया है, लोगों की मदद करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये ब्रहानी जी का कहना है। पर्सनल लाइफ को लेकर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सुल्तान रिलैक्स्ड होना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में। माना भाई अपना मस्त चिल, कोको कोला चल रहा है, पेप्सी चल रहा है, मस्त अपना चिल करके बैठ के रिलैक्स कर रहा है अपने घर में। लेकिन जब वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा राजा की तरह है, वो घर में एक अपने पापा की तरह काम हुआ, अपने महल में एक पापा की तरह है, लेकिन जब वो अपने द्वार में आए, ठीक है, तो उसको रिलैक्स नहीं होना, उसको लापरवाह नहीं होना है। ठीक है, उसको स्ट्रेस रहना ही पड़ेगा, उसको लोगों का स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। ये नहीं भाई होता रहेगा, जो देखा होगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रानी बोलता है कि देखो भाई सुल्तान के अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटीज हो तो इनको अवॉइड करे। ठीक है, मतलब इनको हटाए अपने अंदर से। तो रानी बोलते हैं कि भाई देखो हर एक राजा के अंदर, हर एक सुल्तान के अंदर ये 5 ऐसी नेगेटिव क्वालिटी है जो नहीं होनी चाहिए। पहला तो राजा झूठा नहीं होना चाहिए। होता है ना कि भाई क्या पी रहे हैं, अरे कॉफी पी रहे हैं, रियल में जाके देखो चाय पी रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि झूठ बोले जा रहे हैं, अबे नहीं यार। अक्सर वो अपना मूड चेंज ना करे, वो बोले एक राजा से कि भाई तेरे को हम आज से हम दोस्त, और कल को जाके उसी पे मार दिया हमला। ठीक है, लोगों से बोले कि तुमको ये सब देंगे, ये सब करेंगे, और बाद में कुछ नहीं करा। जैसे होता है ना लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक बार अपनी बात पे स्टिक रहे, ठीक है, तो अपने मूड को अक्सर चेंज ना करे। झूठा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कहीं भी झूठ बोल रहे हैं, लापरवाह है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, गुस्सालू नहीं होना चाहिए कि हर बात पे ले भाई तेरा नाट काट दे, ले भाई तेरा अबे यार क्या है। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सभी को फेयर रूल बना के रखे। तो सुल्तान को ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। वो कभी भी एक डिक्टेटर ना बने, उसका एम हमेशा ये रहे कि वो फेयर, स्ट्रांग, एक रिस्पेक्टेड लीडर रहे। ठीक है, तो सुल्तान ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं, जस्टिस, रॉयल एंड पावर एंड द रोल ऑफ सुल्तान। रानी बिलीव करते हैं कि जस्टिस क्या है, एक की है, एक स्टेबल किंगडम को मेंटेन करने के लिए, मतलब स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, किसी भी राज्य को स्टेबल रखने के लिए जो जस्टिस है वो एक चाबी है। तो सुल्तान को अपनी पावर जस्टिफाई रखनी है। ठीक है, ऐसी नहीं किसी को भी मरवा रहा है, नहीं नहीं, उसको डिलीवर करना है लोगों तक जस्टिस। ठीक है, वो इतना एबल होना चाहिए कि लोगों तक वो जस्टिस डिलीवर कराई सके। सुल्तान को क्या करना है, समझदार जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं जो क्या करे, जजेस वीक लोगों को प्रोटेक्ट करे, कि वुमेन, चिल्ड्रन, पुअर पीपल, और प्रिवेंट करे किसको, स्ट्रॉन्ग को, अगर उसके अपोजिट में क्या है, कोई वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग से प्रिवेंट करे वीक को। सुल्तान का ही फाइनल अथॉरिटी होगा जस्टिस के। ठीक है, अगर हमारा कोर्ट आज भी कोई जजमेंट देता है वो पीएम से नहीं पूछता है ना, लेकिन अगर एक राजा है तो लास्ट में उसको मारा जाएगा, कितनी सजा सुनाई जाएगी, वो राजा ही लेता है फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पे जस्टिस वाला फाइनल अथॉरिटी कौन होगा, सुल्तान होगा, ना कि जजेस। जस्टिस फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम हिंदूज। तो रानी ने कोई सेपरेट जस्टिस नहीं बना के रखा था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए। ये बिलीव करता था कि जस्टिस बेस होना चाहिए इस्लामिक लॉ के, शरीयत लॉ के। लेकिन ज्यादातर उनको समझ में आया कि जो हिंदू है वो ग्रो होते जा रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और अदर ग्रुप भी बढ़ता जा रहा है। तो सुल्तान को कस्टमरी लॉ बनाना पड़ेगा जिससे शांति रहे। अब तुम दूसरे का लॉ, दूसरे का जो लॉ है उसको दूसरे धर्म के ऊपर थोप रहे हो, तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये चीज समझी। हिंदू एंजेमीज। अब रानी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हिंदू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए। अगर सुल्तान हिंदू के साथ अनफेयर रहेगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो भाई उसको, उसकी इकोनॉमी जाएगी ढप, उसको सिक्योर फील नहीं होगा। तो सुल्तान को फ्रीली ट्रीट करना है सबके साथ और कोई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट नहीं करनी है। रानी एडवाइस करते हैं कि सुल्तान को अगर टैक्स वगैरह ज्यादा ना लगाए, और लगाए तो उसको रिड्यूस करके रखे। अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई ड्रॉप पड़ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो उस टाइम पे वो लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दे। ठीक है, और इसमें रानी जी ये भी बोलते हैं कि देखो भाई, फेवर करना है एलाइट का, मतलब जो रहीश लोग है उनका। जस्टिस फेवर करे रिच और पावरफुल लोगों को, मतलब अगर किसी एक अमीर इंसान ने किसी को मार दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, और कहीं एक गरीब इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, तो गरीब को तो फांसी की सजा दो, लेकिन जो अमीर है उसको 1 साल का सजा सुन दो। तो ये सब कुछ गलत है, ये तो अपने अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन रानी जी पता नहीं क्या ही है, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, पढ़ना तो पड़ेगा। ये बिलीव करते हैं कि जो अलाइट है शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट चाहिए, पुअर से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और मतलब वो एलाइट को प्रोटेक्ट किया जाए, और पुअर के ऊपर उनका इतना प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, इनकी भाई ज्ञान। आगे बात करते हैं नोबल्टी को लेकर। अब नोबल्स कौन होते हैं, नोबल जो मैनेज करते हैं लैंड को, कलेक्ट करते हैं टैक्स, वो नोबल होते हैं। तो नोबल को कौन सिलेक्ट करेगा, तो ब्रानी बोलता है कि भाई सुल्तान सिलेक्ट करेगा। इनको हम इक्ता भी बोलते हैं, इक्ता सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। यार पीवाई क्यू वगैरह, पीवाई क्यू कह रही हूँ कोई भी पेपर वगैरह में दिखता रहता है ना, दिल्ली सल्तनत में ये इक्ता सिस्टम किस टाइम पे था, काफी फेमस है यार इक्ता सिस्टम। तो इसको हम एकता सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे नोबल्टी के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं जो नोबल्स थे परमानेंट नहीं थे, मतलब अगर तुमको आज राजा ने बोला, सुल्तान ने बोला कि तेरा काम है भाई मेरे लैंड को मैनेज करने का और टैक्स इकट्ठा करने का, तो मतलब ये नहीं है तुम्हारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ना ना ना, कभी भी जा सकती है। ठीक है, अब कैसे सुल्तान चूज करेगा नोबल को, तो भाई नोबल पहले तो नोबल फैमिली से आए, रॉयल रहे सुल्तान के लिए, ये नहीं आधा टैक्स 50% राजा को दे रहा है, 50% खुद खा रहा है, नहीं। स्मार्ट होना चाहिए और एबल होना चाहिए एक अच्छी एडवाइस देने के लिए। नॉवेल्स के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, पहले तो रिस्पेक्ट करे गॉड के लिए, नॉलेज होना चाहिए उसका हिस्ट्री का, ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए कि 80% खुद ही खा गया और 2% राजा को, 20% राजा को, नहीं नहीं। उसको समझ होनी चाहिए कैसे कंट्री को गवर्न करना है, कैसे कंट्री को चलाना है। ठीक है, तो ब्रानी, वाई डिड द ब्रानी केयर अबाउट द नोबल वर्ड,
तो नोबल बर्थ को लेकर वो उनका क्यों करे। 1351 के अंदर क्या होता है, एक रिबेलियन हुआ था, जहां पे नए पीपल जैसे हिंदू लोगों ने क्या करा था, हिंदूस ने ज्वाइन कर लिया था गवर्नमेंट को। अब रानी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्या था, चिंतित था। उनको लगा अगर कोई पर्सन नॉन नोबल पीपल आएंगे, मतलब नॉन नोबल फैमिली से नोबल बनेंगे, ठीक है, वो नोबल्टी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे सुल्तान की पावर क्या होगी, वीक होगी। तो रानी चाहते हैं कि नोबल्स हमेशा नोबल्टी वाली फैमिली से आए, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छी बात है, और जो तुम्हारा व्यू, हम क्या ही बोल सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनका क्या कहना है, तो ब्यूरोक्रेस मतलब जो हमारी प्रशासन को संभालते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सुल्तान का हेल्प करेंगे सरकार को चलाने में, ठीक है, प्रशासन को चलाने में। इनका मेन काम होगा लैंड को मेजर करना है, कलेक्ट करना है टैक्स को, और गवर्नमेंट की मनी को स्पेंड करना अच्छी जगह पर, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, मतलब 3 लेवल पे ब्यूरोक्रेसी को डिवाइड करके रखा था। सेंटर मतलब मेन गवर्नमेंट की, रीजन मतलब जो सुल्तान का रीजन है, प्रोविजन लेवल, और लोकल लेवल पे विलेजेस में। मेन डिपार्टमेंट दीवान आई वजारत होता था। ये मेन गवर्नमेंट का ऑफिस होता था, इसको रन करते थे वजीर, जैसे प्राइम मिनिस्टर जैसे आज हमारे हो गए, और इनको हेल्प करते थे इनके डिप्टी असिस्ट नाइब, ठीक है, असिस्ट करते थे। अब ब्यूरोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो पूछो ही मत। ब्यूरोक्रेसी तो बहुत जरूरी है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मनी को मैनेज करने के लिए। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी। तो गवर्नमेंट का काम स्मूथली चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी बोले तो, आर्मी आर्मी काफी इंपॉर्टेंट होती है हर एक गवर्नमेंट के लिए यार, सल्तनत के लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। सल्तनत सल्तनत सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स हेल्प, ये हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में, स्टेट को एक्सपांड करने में, उसका लिंक। अक्सर जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आर्मी होती थी उसको तर्किश मुगल वे में ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। अब आर्मी को ऑर्गेनाइज कैसे किया, 4 पार्ट में। एक तो पैदल चलने वाली आर्मी होती थी जिसको फुट सोल्जर इन्फेंट्री बोलते थे। घुड़सवारी वाली, घुड़सवारी नहीं, घोड़ा वाली वो होती थी आर्मी, जिसको कैवलरी बोलते थे। वॉर एलिफेंट, जो एलिफेंट पे जाके युद्ध में लड़ते थे, वो एलिफेंट वाली आर्मी। सपोर्ट आर्मी जैसे बोट्समैन, स्पाई, इंजीनियर वगैरह हो गए। हॉर्स हॉर्स वाले काफी, हॉर्स सोल्जर काफी इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि इनको पैसे मिलते थे इनके काम के लिए, इनको लैंड दिया जाता था। अब आर्मी क्या कर रही, आर्मी का सबसे बड़ा काम है सल्तनत को प्रोटेक्ट करना और सल्तनत को ग्रो करना, ठीक है। जो सुल्तान है उसको अपनी खुद भी पर्सनल आर्मी रखनी चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अगर लोगों ने कल को रिबेल कर दिया तो भाई क्या करोगे तुम, लो भाई गए सब कुछ। आगे चलते हैं। आगे है वाई वॉज अ आर्मी इंपॉर्टेंट। आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट, आर्मी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी ही तो इंपॉर्टेंट है जो तुमको प्रोटेक्ट करके रखती है, तुम्हारे देश को बचा के रखती है। आज तुम अपने घर में मस्त बैठे हो, तुम्हारे ऊपर बाहर से कोई हमला नहीं कर सकता। वो आर्मी जो कश्मीर में जाके इतनी ठंड में बैठी हुई है आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, बोल रहे आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो भाई जन जन बच्चा जानते हैं, है ना। तो आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आप लोगों को सबको पता है। स्ट्रॉन्ग आर्मी हम सबको जरूरत है, बाहर से कोई इन्वेड ना कर ले हमारे देश को, इसलिए आर्मी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। रानी बोलते हैं कि भाई देखो सुल्तान को केयरफुली मैनेज करना चाहिए आर्मी को, और श्योर करें कि आर्मी अच्छे से काम करे, कोई करप्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो इसलिए आर्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्तनत की स्ट्रेंथ के लिए। अब इनको क्रिटिसाइज क्यों जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इस्लाम धर्म को लेकर, ट्रीट करते थे हिंदूज को अनफेयरली, हिंदू उसमें नोबल क्लास के अंदर। अबे यार क्या बोल रहे हो तुम। कंपेयर करें अब्बुल फजल से तो देखा जाए इनका रिलीजियस को लेकर काफी ज्यादा फोकस था। अब्बुल फजल जो ओपन माइंडेड पर्सन थे, फेयर फेयर के ऊपर फेयर रूल की बात करते थे। इनकी लाइफ में बहुत सारा अप डाउन आया, वो देखा हमने, इतना सारा इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने इतना हार्ड वर्क करा सुल्तान के लिए, एट द लास्ट इनको क्या करा, कोर्ट से बाहर निकाल दिया। फिर बेचारे रहे अपनी पुअर वाली, वो गरीबी वाली, अकेलेपन वाली जिंदगी में, इकला चलो रहे, है ना, हो गया ना काम धाम। तो वही बोलते हैं कि बुढ़ापे में तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया, और जवानी में इन्होंने इतनी मेहनत करी, तो क्या जिंदगी रही। तो वही है, ये इनकी सारा क्रिटिसिज्म है। ये भाई क्यूआर कोड है, इसको ज्वाइन करके, इसको सॉरी, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ से आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। इस पीपीटी को खुद से रीड करो, तब और अच्छे से समझ में आएगा। और आपने मुझे बोला था कि बीपीएससी 111 का मैंने यूनिट नहीं कराया है, लास्ट वाला यूनिट 13। तो भाई उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके जो यूनिट 13 है उसके अंदर 2 या 3 टॉपिक है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी, 5-6 मिनट की मैं क्या ही वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो इसलिए नोट्स डाउनलोड करो टेलीग्राम से जाके, टेलीग्राम ग्रुप में आपको फाइल्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आपको वो नोट्स डाउनलोड करना है,
वहां से खुद से पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को टेक्स्ट करने का है, ठीक है? ग्रुप में टेक्स्ट कर देना, मेरे को बोल देना ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगी। अब इतना 5 मिनट का यार मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ, इससे अच्छा आपका वॉइस नोट दे दूंगी मैं ग्रुप में, वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेने का है, और ये पूरा बुक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। आगे कौन सा बुक स्टार्ट करना है तो मेरे को बता दो, फिर आप बोलते हो कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया। अब यार पहले ही बता दो ना क्या कराना है, ठीक है? तो इतना ही आज के लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का नहीं, बताने का कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राधे राधे।